नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम 22 नवंबर 2021 की प्रथम पारी में पूछे गए लगभग सारे जीके के सवाल मिल चुके। वीडियो बहुत ज़्यादा डिले हुआ है। आज देखिए आपके 22 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जीके के सवाल थोड़े टफ पूछे गए हैं। इसलिए स्टूडेंट हैं क्वेश्चन सही रूप से बताने में समय ले रहे थे और बार बार क्वेश्चन को वेरीफाई किया और फाइनली यहाँ पर वीडियो आपके सामने और लगभग सारे सवाल अपन डिस्कस करने वाले हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे सवाल जो आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिन भी कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया है वहां पर अपने सेट में पूछे गए आप सवाल भी सेंड कर सकते हो। तो ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल कवर करें जाने उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए सही डायरेक्शन देने के लिए टाइम मैनेजमेंट है, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक पर अभी ऑफर चल रहा है जहां पर आपको 12 मंथ की बजाय 14 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है। अभी यहाँ पर यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हो तो ये आपकी डिस्काउंट डील के तहत 280 रुपये में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, यानी 120 रुपये का डायरेक्ट डिस्काउंट हो रहा है। तो इस डील को ग्रैब करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी या फिर टेक्स्ट बुक ऐप वेबसाइट इन दोनों पर ही आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए ये ऑफर्स के तहत टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत अवेलेबल हो जाएंगे। चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या फिर अदर कोई भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी करते हो, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत यहाँ पर अवेलेबल हो रहे हैं। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। जो आपकी आज की प्रथम पारी में जीके के सवाल पूछे गए हैं और आज थोड़े हिंदी के सवाल भी मिले हैं, तो लगभग 10 सवाल है। हिंदी के भी लास्ट में बताने वाला हूँ, आंसर नहीं लेकिन सवाल बता दूंगा कौन से सवाल पूछे गए हैं जैसे कि स्टूडेंट ने भेजे हैं। तो इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने से अपने पूछे गए सवाल भेज सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जोड़ना होगा। देखते हैं पहला सवाल, इंदिरा शाहानी एवं अन्य बनाम केंद्र सरकारवाद किससे संबंधित है। इंदिरा शाहानी जो केस है इसके बारे में पूछा जो कि आरक्षण से संबंधित है। तो 1992 में ये केस इसमें निर्णय आया था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने बताया इंदिरा शाहानी की याचिका पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें जो जाति आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा है वो 50% तय कर दी है, यानी 50% से ज़्यादा है वो आरक्षण नहीं बांटा जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति नहीं दी है। प्रमोशन के केस पर आरक्षण है वो अप्लाई नहीं होता है और 50% से अधिक है वो आरक्षण नहीं हो सकता है। तो ये इंदिरा शाहानी बनाम जो केंद्र सरकार का वाद है ये 1992 का आरक्षण से ही संबंधित था। अगला सवाल है, निहार किसकी काव्य रचना है। तो महादेवी वर्मा की प्रीवियस सेट में भी आया था। नेक्स्ट यहाँ पर भारत माता मंदिर कहाँ पर है। भारत माता मंदिर की बात करें तो उत्तर प्रदेश का पूछा तो वाराणसी में है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रांगण है, वहीं पर भारत माता मंदिर वाराणसी में है, जिसका निर्माण शिव प्रसाद गुप्त ने कराया है और 1936 में इसका उद्घाटन किया था गांधी जी ने। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। इजी सवाल है, 18 मंडल है, 75 जिले हैं यूपी में। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर मछलीपट्टनम में कृष्णा नदी के डेल्टा पर किसने टेक्सटाइल फैक्ट्री खोली थी पहली बार। मछलीपट्टनम में जो कि आंध्र प्रदेश की सिटी है, यहाँ पर डचों ने पहली बार टेक्सटाइल फैक्ट्री है कोठी की स्थापना की थी डच ने, और जो फोर्ट ऑफ मछलीपट्टनम है वो भी डच के द्वारा बनाया गया है। अगला सवाल, किसने नीली जल नीति की शुरुआत की है। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत है वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने की है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी और इसको वापस दिया है पॉलिसी को अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को, ब्लू वाटर पॉलिसी। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस प्रकार का निकाय है। तो ये संवैधानिक निकाय है जिसका गठन 19 फरवरी 2004 को किया गया है। संवैधानिक निकाय यानी इसका वर्णन आपको कहीं ना कहीं अनुच्छेद में मिलने वाला है। तो एससी और एसटी हो गया और जो आपके बैकवर्ड क्लास पिछड़ा वर्ग आयोग है ये सभी संवैधानिक निकाय हैं। बात करूं यहाँ पर मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के आर्टिकल 338 में और जनजाति आयोग की यानी एसटी जो आयोग है वो आर्टिकल 338 क में है। और ये आर्टिकल आपके 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में राष्ट्रीय जाति और जनजाति आयोग हैं, दोनों ही आपस में विभाजित हुए थे। और जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है वो भी संवैधानिक निकाय हैं जो कि आर्टिकल 338 बी के तहत एक संवैधानिक निकाय बनाने के लिए 102वां संविधान संशोधन के तहत इसको मान्यता दी गई है, 2008 में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, आर्टिकल 324 किससे संबंधित है। निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल है 324। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ है। तो जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को भारत के संविधान के 101वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया है 1 जुलाई 2017 को। इससे पहले जीएसटी का आर्टिकल काफी सेट में आया था 279A है, जीएसटी परिषद का प्रावधान करता है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इसमें 4 टैक्स स्लैब है, 5%, 12%, 18 और 28%। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट संविधान की किस भाग में उल्लिखित है। सुप्रीम कोर्ट है भाग 5 में।
तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जो भी संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार, क्षेत्र, शक्तियों का वर्णन मिलता है, जो कि भाग 5 जो संघ वाला भाग है उसके अंतर्गत आता है सर्वोच्च न्यायालय। बात करूं हाई कोर्ट की तो वो 214 से 231 वाले जो आर्टिकल है उसमें वर्णन है। भूमि सुधार कानून किस अनुसूची में है? अनुसूची 9 में भूमि कार्यकाल, भूमि कर, तो भूमि सुधार कानून अनुसूची 9 जो पहली बार 1951 में संविधान संशोधन हुआ था इसी के तहत ऐड की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर भारत धर्मनिरपेक्ष है, ये किस आर्टिकल में है? तो धर्मनिरपेक्ष है आर्टिकल 25 में, जो अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की शक्ति या फिर अधिकार देता है। तो ये आर्टिकल 25 में है धर्मनिरपेक्षता के बारे में। और आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों की संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। तो 25 से लेकर 28 तक धर्म से संबंधित अनुच्छेद है। अगला सवाल यहाँ पर पूछ लिया है, हिंदी सम्मेलन है, विश्व हिंदी सम्मेलन से दोबारा सवाल आ रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। तो जो 12 हिंदी सम्मेलन है, विश्व हिंदी सम्मेलन, वो कहाँ पर हुए, कब हुए, आपको पता होना चाहिए। आज 5वां पूछा है, 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन है ये दोस्तों पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद और टोबेगो में हुए हैं। कब? 1996 में। बाकी प्रीवियस स्टेटमेंट ने बार बार बताया है, पहला नागपुर में, दूसरा पोर्ट लुइस में, तीसरा न्यू दिल्ली में, चौथा भी पोर्ट लुइस में, पांचवा पोर्ट ऑफ स्पेन में, छठा लंदन में, सातवां हुआ दोस्तों पैरा मारिबो, और आठवां हुआ न्यूयॉर्क सिटी, नौवां जोहान्सबर्ग, 10वां भोपाल, 11वां पोर्ट लुइस। अगला सवाल, लोक सेवक कोई अपराध करता है तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, याद रखना है इस एक्ट है कब पारित हुआ है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आप कहेंगे 1988। तो इसी एक्ट के सेक्शन से सवाल पूछ लिया, यानी इसकी धारा से पूछा है, लोक सेवक कोई अपराध करता है तो कौन सी धारा के तहत दंड दिया जाएगा। यहाँ पर बहुत सी धारा है, देखिए धारा 13 के तहत बताया गया है कि एक लोक सेवक के द्वारा आपराधिक कदाचार के बारे में है। और बाकी जो परिभाषा है धारा 7 में, लोक सेवक के द्वारा पदित कार्य के लिए जो वेद पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण लिया जाता है वो धारा 7 के तहत हैं, वो रिश्वत लेते हैं। और इसमें जो फिर उकसाने के केस में या फिर बात करूं दुष्प्रेरण के केस में जो दंड दिया जाता है वो धारा 12 में, धारा 7 की दुष्प्रेरण के केस के लिए दंड है वो धारा 12 में है। ये सभी धारा हैं, सेक्शन हैं जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की है। अगला सवाल, किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सूची पर कानून बना सकती है? तो राज्य सूची पर कानून है, वैसे राज्य बना सकती है, लेकिन यहाँ पर एक आर्टिकल कहता है 249 कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, जो भी मत देते हैं वोटिंग करते हैं राज्यसभा में, तो 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है और राष्ट्र हित में ये आवश्यक और हितदार हैं तो संसद राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बना सकती हैं। आर्टिकल पूछा तो 249 वाला याद रखना है। चिड़िया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लोगो है, तो चिड़िया आप देख सकते हो, ये ट्विटर का लोगो, किसका? ट्विटर का लोगो हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी? तो आप कहेंगे तमिल है। 2004 में ये तमिल को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था, जो कह सकते हो भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा है। 6 भारत की शास्त्रीय भाषाएं हैं जिसमें प्रथम तमिल, उसके बाद संस्कृत को, फिर कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013, ओडिशा 2014, ये सभी शास्त्रीय भाषाओं की मान्यता है। किस संविधान संशोधन के तहत पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है? पंचायत में महिलाओं को आरक्षण जो 33% का है, 1/3 का, अभी काफी राज्यों में 50% भी है। ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिया गया है। अगला सवाल है, चिदम्बरा किसकी रचना है? हिंदी में पूछा गया था। चिदम्बरा है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत की। इस रचना हेतु उन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल, कितनी नावों में कितनी बार अज्ञे जी द्वारा 1962 से 1966 तक रचित कविताओं का जो काव्य संग्रह है, तो जिसे कब ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 1978 में ये ज्ञानपीठ मिला था किन्हें? अज्ञे जी को। अगला सवाल यहाँ पर, फाइल एक्सटेंशन GIF किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में आपको बिटमैप इमेज फॉर्मेट दिया होगा, वो करेक्ट करना था। वैसे GIF की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, लेकिन जो आपको पूछा है किसके लिए, तो बिटमैप इमेज फॉर्मेट है, उस हेतु GIF एक्सटेंशन है, इसका प्रयोग किया जाता है। किस रिट के द्वारा पूछा जाता है कि कोई अधिकार से कार्य, कौन से अधिकार से कार्य किया गया है? तो आपको वारंट जो जारी किया जाता है अधिकार परीक्षा को वारंटो आप कह सकते हो। तो अधिकार परीक्षा है, एक याचिका है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति से ये पूछा जाता है कि उसने किस अधिकार या शक्ति के तहत अमुक काम किया है, कौन से अधिकार के तहत ये आप काम कर रहे हो, निर्णय लिया है, वो अधिकार परीक्षा के तहत कौन से अधिकार से कार्य किया है, इसके बारे में पूछा जाता है। ये रिट याचिका में से एक है जो कि सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32 और हाईकोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत दायर की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण का लैटिन भाषा में क्या अर्थ होता है? तो बॉडी, आपके पास शरीर है, ये
ये इसका लैटिन भाषा में अर्थ है बंदी प्रत्यक्षीकरण का, हेबियस कॉर्पस है, जो कि एक रिट आती है और इसमें जेल में यदि आपको अरेस्ट कर दिया जाता है तो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है, और नहीं करते हैं तो उस केस में ये हेबियस कॉर्पस है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट लगाई जाती है। अगला सवाल, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस CO2 है उसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। एक सवाल था कौन सा यौन रोग है? सिफिलिस ऑप्शन में होगा, वो करेक्ट करना था। बाकी गोनोरिया है, एड्स है, ये सभी यौन संक्रामक रोग हैं। मुद्रास्फीति कौन कंट्रोल करता है? RBI के द्वारा मौद्रिक नीति जारी की जाती है जिसमें विभिन्न बैंक रेट होती है, रिवर्स रेट है, रिवर्स जो बैंक रेट है, रिवर्स जो रेपो रेट है, ये सभी जो बैंक रेट के माध्यम से मुद्रास्फीति नियंत्रित की जाती है। क्योंकि देखिए मुद्रास्फीति कब हो जाती है? जब बाजार में डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी आपके पास पैसे तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मार्केट में सप्लाई कम है। इसका मतलब क्या है? वस्तु की रेट बढ़ने वाली है, कह सकते हो महंगाई बढ़ रही है। अब RBI क्या करे, कुछ ऐसा प्लान बनाए कि मार्केट में पैसे ही ना हो, लिक्विडिटी ना हो। उस केस में क्या करेगी, वो रेट है वो बढ़ा देगी, ब्याज दर ज़्यादा होगी तो लोग पैसे लेंगे नहीं बैंकों से, और लेंगे नहीं तो लोगों के पास पैसे कम होंगे, या फिर ब्याज दर ज़्यादा होगी तो लोगों के पास जो भी पैसे होंगे वो बैंक में भी जमा करेंगे ताकि उनको इंटरेस्ट मिले। तो इस केस में जब बाजार में लिक्विडिटी नहीं होगी तो क्या है, लोग खरीदेंगे नहीं तो वस्तु का डिमांड कम है, अपने आप सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो रेट कम हो जाएगी। तो मुद्रास्फीति कम करने के लिए रिजर्व बैंक है वो मौद्रिक नीति है वो उसके तहत बैंक रेट जारी करती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की प्रतिस्थापित से एक क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था जिनमें कैंडिडेट ने फर्स्ट सेट में एग्जाम दिया, बताना। ये कैंडिडेट ने बताया मानव अधिकार संयुक्त राष्ट्र की किसकी सिफारिश पर लागू किया गया, इस टाइप से। वैसे मैं बात करूं, जो UN कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट है 2006 में ह्यूमन राइट काउंसिल है, इन्होंने रिप्लेस कर दिया है UN कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट को, यानी पहले जो ये कमीशन था उसके बाद ह्यूमन राइट काउंसिल है वो हो गई है 2006 में। किस वाद के अनुसार अनुसूची 9 को न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत लाया गया है? तो वाद था दोस्तों केशवानंद भारती मामला था 1973 का, जिसमें फैसला हुआ कि पहले क्या था, संविधान की जो 9वीं अनुसूची में जो भी विषय आ जाए वो कोर्ट में न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हैं। बाद में इस केस के बाद अनुसूची 9 में शामिल किए गए विषय पर भी कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। संक्रमित पशु को आरक्षित क्षेत्र में चराई करने के लिए जो टीका लगाया जाता है वो किस अधिनियम के द्वारा? इस टाइप से इस सवाल में भी थोड़ी अस्पष्ट लैंग्वेज है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल 2009 वाले एक्ट से पूछा गया है, जो पशुओं में संक्रामक और सांस्कृतिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम है 2009 वाला, ये आपको पूछा है कौन से एक्ट के तहत, 2009 वाला याद रखना है। अगला सवाल है, ग्रानविल ऑस्टिन ने संविधान के निर्देशक सिद्धांत हैं जो नीति निर्देशक तत्व हैं भाग 4 में, मौलिक अधिकार जो भाग 3 में है, उनको संयुक्त रूप से क्या कहा है? एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा हुआ है प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि किसने कहा कि संविधान का भाग 3 और भाग 4 संयुक्त रूप से संविधान की चेतना है? तो वो ग्रानविल ऑस्टिन ने कहा था। एग्जाम में ये भी आ जाता है संविधान की चेतना कौन से भाग को कहा जाता है, जिसमें विकल्प के रूप में प्रस्तावना प्लस मौलिक अधिकार प्लस डीपीएसपी प्लस प्रस्तावना है, ये दे रखे हो। तो आप कहेंगे भाग 4 जो डीपीएसपी है और मौलिक अधिकार, इन दोनों को ही संविधान की चेतना या फिर अंतरात्मा कहा था ग्रानविल ऑस्टिन ने। अगला सवाल, भूमि सुधार अधिनियम 2013 की किस धारा के अनुसार मुआवजा दिया जाता है? तो यहाँ पर एक्ट तो पूछे जा रहे, स्टूडेंट ने याद किया कौन सा एक्ट कब पारित हुआ, लेकिन उनके सेक्शन से सवाल आ रहा है, कितने सेक्शन याद करें, बहुत सारे एक्ट हैं, IT एक्ट से भी याद आया है। भूमि सुधार अधिनियम 2013 की धारा है 26, उसमें क्षतिपूर्ति या फिर मुआवजा के बारे में वर्णन मिलता है। BG खैर किस आयोग के अध्यक्ष रहे हैं? तो 1955 में ये राजभाषा आयोग की बात हो रही है, तो इसका गठन हुआ था जिसके प्रथम अध्यक्ष थे BG खैर 1955 में। एक सवाल है, CRPC की किस धारा के अनुसार मजिस्ट्रेट उपद्रव हटाने का आदेश देता है? CRPC की धारा है 133, जिसमें कोई न्यूसेंस यानी उपद्रव हटाने के लिए सशर्त आदेश दिया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, ये CRPC की धारा 133 के तहत। नेक्स्ट यहाँ पर आपको सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत पूछा गया है, IT एक्ट 2000 की किस धारा के अनुसार धोखाधड़ी के लिए प्रावधान है? इससे पहले भी प्रीवियस स्टेट में भी आया था 66A, 66B, 66C, 66D, इस टाइप से ऑप्शन थे। तो एग्जैक्ट क्या सवाल था? वैसे सवाल तो IT ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 से ही पूछा गया है, इसकी एक सेक्शन से पूछा गया है। बात करूँ यहाँ पर सेक्शन 66C की, जो पहचान की चोरी के लिए सजा देता है 66C, यानी जो कोई कपटपूर्वक या फिर बेमानी से किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर कर देता है, पासवर्ड या किसी अन्य विशिष्ट पहचान विशेषता का उपयोग करता है, या फिर पहचान की चोरी के लिए जो
सजा का प्रावधान रहता है, 3 साल तक जो कारावास है, 1 लाख रुपए का जुर्माना है। ये 66C वाली सेक्शन से है। एक दोस्तों 66D भी है, यदि आप किसी की फर्जी मान लेते हो, प्रोफाइल बनाते हो किसी सोशल आईडी पर, फेसबुक पर, तो वो भी आईटी एक्ट के तहत साइबर क्राइम आएगा। आईटी एक्ट 2000 के तहत धारा 66D के तहत दंडनीय अपराध होता है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1972 में। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे वी गिरी। अगला सवाल यहाँ पर 1901 से 1925 के काल को किस नाम से जाना जाता है? क्या एग्जैक्ट यही काल पूछा था या फिर कुछ इसमें थोड़ा बहुत संशोधन है? कमेंट करके बताना। प्रथम पालीवार कैलेंडर। एक स्टूडेंट ने बताया कि अंगछेपिया परियोजना इस टाइप से पूछा है, तो ये तो कहीं मिली नहीं है परियोजना। और बाकी ऑप्शन में बता रहे कि भारत म्यांमार भी था, किन देश के साथ बन रही है? भारत म्यांमार था, तो हो सकती है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, ये भारत म्यांमार के मध्य चल रहा है, जो कि कोलकाता बंदरगाह को, सीटीओ बंदरगाह को आपस में समुद्री मार्ग से जोड़ने वाला है। एक सवाल है कि सिपाही जो कांस्टेबल है या फिर आरक्षी हैं, उसको कार्य सिखाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? क्या विकल्प थे? आप कमेंट करके बताना। फिर यहाँ पर लास्ट सवाल कह सकते हो, भारत की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट कब जारी की गई? स्टूडेंट ने बताया तो भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण है, ये तो 1950-51 में प्रस्तुत किया गया है। और ये जो सर्वेक्षण है पहले केंद्रीय बजट के साथ ही प्रस्तुत किया गया था 1964 तक। 1964 के बाद ये बजट से अलग कर दिया गया, एक दिन पहले ये सर्वेक्षण आता है, आर्थिक सर्वेक्षण। बाकी यदि बात करूँ, एक स्टूडेंट ने बताया कि आर्थिक जनगणना थी, तो जनगणना थी तो 7वीं आर्थिक जनगणना है, ये 2019 में इसकी शुरुआत हुई है। वर्तमान में 2019 में 7वीं जो आर्थिक जनगणना इसकी शुरुआत हुई। तो पहली आर्थिक जनगणना हुई थी 1977 में। किसकी साझेदारी से ये हो रही है? तो कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के माध्यम से ये 7वीं आर्थिक जनगणना है, इसका संचालन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। और अब कुछ सवाल स्टूडेंट ने हिंदी के भेजे हैं, जैसे चंद्रमुखी में समास कौन सा है? एक ही वर्ण की आवर्ती वाला अलंकार कौन सा है? मूर्धन्य महाप्राण घोष वर्ण आपको ये विकल्प दे रखे थे। आत्म साक्षी में उपसर्ग कौन सा है? फिर यहाँ पर अच्छे बच्चे शोर नहीं मचाते में कौन सा विशेषण है? अल्प में कौन सा क्रिया विशेषण है? मेरे हाथ में पेन है में कौन सा कारक है? ये सभी ऑथेंटिक सवाल हैं। इनमें से कौन सी भाषा पेचशी अपभ्रंश से नहीं है? तो इस टाइप से कुछ हिंदी के सवाल भेजे, तो मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर पता नहीं है, बाकी आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आज के आपके 22 नवंबर 2021 के इतने टफ क्वेश्चन जीके के पूछे जाने के बावजूद यहाँ पर लगभग सारे सवाल मिल चुके हैं। तो इस एफर्ट के लिए लाइक ज़रूर कर देना। इसलिए वीडियो हमेशा से 2 से 3 घंटा और डिले हो रहा है, कोई बात नहीं, ऑल शिफ्ट का वीडियो डिले हो सकता है, आपको नाइट को 12 बजे के आसपास में प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी इसकी PDF फाइल आपको मॉर्निंग में अवेलेबल हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो में लाइक का टारगेट रखते हैं 4500 लाइक। आई होप आप कंप्लीट कर देंगे, तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं ऑल शिफ्ट के वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।